बिना उन मोटी किताबों के हम सीधे स्मार्ट तरीके से उन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करें? बिल्कुल, मैं तो इस आसान और तेज रिवीजन के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। ओके। देखो, इस स्लाइड के बीच में पृथ्वी या कह लो एक ग्लोब का चित्र है जिससे 4 अलग-अलग अनुच्छेद जुड़े हुए हैं और नीचे की तरफ 2 क्विज बॉक्स दिए गए हैं। हाँ, दिख रहा है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 बताता है कि इंडिया अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। फिर अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है, जैसे सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अच्छा। और अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके लिए केवल साधारण बहुमत चाहिए। अनुच्छेद 4 बस ये कहता है कि 2 और 3 के तहत बदलाव के लिए अनुसूची 1 और 4 में संशोधन जरूरी है। एक सेकंड, ये जो अनुच्छेद 1 में लिखा है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका असल मतलब क्या है? थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे। हाँ, ये बहुत कॉमन डाउट है। इसका मतलब है कि संसद राज्य की सीमाएं या नाम बदल सकती है, यानी राज्य विनाशी हैं या बदले जा सकते हैं, लेकिन देश से अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। हमारा देश अविनाशी है, टूट नहीं सकता। हाँ, समझ गए। और नीचे दिए गए क्विज पर भी ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है नए राज्यों के निर्माण के लिए कैसा बहुमत चाहिए, और दूसरा है संविधान में इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है। ये दोनों पॉइंट्स तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, ये बहुत बार आते हैं। पहले का सटीक उत्तर है विकल्प बी, साधारण बहुमत, और दूसरे का उत्तर भी विकल्प बी है, राज्यों का संघ। नाइस। तो कुल मिलाकर ये भाग 1 हमारे देश के भौतिक ढांचे को तय करता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहां विजुअल में भारत का पासपोर्ट और राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोका एम्ब्लम दिखाया गया है। हम भाग 2 की बात कर रहे हैं, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। पासपोर्ट से नागरिकता का आइडिया एकदम क्लियर हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो हमने ब्रिटेन से प्रेरित होकर लिया है। फिर आता है अनुच्छेद 9, दोहरी नागरिकता नहीं, इसके लिए एक ट्रिक है, नो मीन्स नो। नो मीन्स नो, राइट। और अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से आने वालों के लिए कट ऑफ डेट 19 जुलाई 1948 तय की गई है। आखिर में अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति केवल संसद के पास है। मुझे ये अनुच्छेद 9 वाली ट्रिक समझनी है। ये नो मीन्स नो कैसे काम करती है? बहुत सिंपल है। अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की नागरिकता को नो हो जाएगा, मतलब वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ओह, अब याद रहेगा। और यहाँ जो क्विज बॉक्स है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है और कानून बनाने का अधिकार किसे है, ये दोनों भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम। इसका उत्तर स्पष्ट कर दूं, स्रोत ब्रिटेन है, जो विकल्प बी है, और कानून बनाने का अधिकार संसद का है, यानी विकल्प डी। ग्रेट। तो इसका सार यही है कि भारत में नागरिकता एकल है और इस पर पूरा नियंत्रण हमारी संसद का है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब भाग 3 पर आ गए हम। हाँ, मौलिक अधिकार। स्लाइड के बीच में न्याय का सुनहरा तराजू बना हुआ है। इसमें हम समानता और स्वतंत्रता की बात करेंगे। तराजू मतलब कानून के सामने सब बराबर। बिल्कुल, यही अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समानता। फिर अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस, भ्रमण आदि। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है। ये तो बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें निजता और जीवन का अधिकार आता है। इसी में संशोधन करके अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, जो 86 में संशोधन 2002 द्वारा आया। एक मिनट, क्या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कोई अलग से अनुच्छेद है? मतलब ये डाउट अक्सर आता है। नहीं, अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है। स्लाइड के अनुसार ही ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है, उसी में शामिल है। अच्छा, और नीचे क्विज बॉक्स में भी यही पूछा है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है और अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत बार पूछे गए सवाल है। उत्तर है 19A और 86वें संशोधन, जो विकल्प सी है। तो बस यही याद रखना है कि ये अधिकार हमारे सम्मानजनक जीवन की एकदम नींव है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, ये भी भाग 3 ही है,
हाँ, मौलिक अधिकारों में शोषण, धर्म एवं उपचार का हिस्सा। यहाँ विजुअल में एक सुनहरी ढाल है जिसके बीच में एक लाल दिल बना है। दिल और ढाल, इंटरेस्टिंग। तो अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी और 14 वर्ष से कम बच्चों के बाल श्रम पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करते हैं, उनकी भाषा और लिपि के लिए। राइट। फिर आता है अनुच्छेद 25, धर्म को आबाद रूप से मानने की आजादी। इसी के तहत सिखों को पंचकक्का का अधिकार मिलता है। और अंत में अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मेरा एक डाउट है, अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा ही क्यों कहा गया है? देखो, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके उन अधिकारों को बचाता है। ओह, इसलिए ये ढाल और दिल वाला विजुअल है। और यहाँ जो क्विज है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार और अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। उत्तर है अनुच्छेद 25 विकल्प बी और 5 रिट विकल्प सी। बिना अनुच्छेद 32 के बाकी सभी मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। यही इसका सार है। सही बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। डीपीएसपी, ओके। यहाँ स्लाइड में एक हरे रंग का विशाल पेड़ दिखाया गया है। इसके स्रोत और प्रकृति की बात करें तो ये आयरलैंड से प्रेरित हैं और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय या एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल। इसके मुख्य अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, जो गांधीवादी दर्शन है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता या यूसीसी, जो गोवा और उत्तराखंड में लागू हैं। हाँ, यूसीसी आजकल काफी न्यूज में रहता है। अनुच्छेद 47 है पोषाहार स्तर उठाना और शराब पर रोक, जैसे बिहार में 2016 से है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। मेरा एक डाउट है, ये जो लिखा है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसका सटीक मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि अगर राज्य सरकार इन तत्वों को, जैसे शराबबंदी, लागू नहीं करती तो कोई भी नागरिक इसके खिलाफ कोर्ट जाकर सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बस निर्देश हैं। और यहाँ क्विज पढ़ा जाए तो ग्राम पंचायतों का गठन और क्या इन्हें न्यायालय लागू करा सकता है, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के लिए, विकल्प बी। और न्यायालय लागू नहीं करा सकता, इसका उत्तर भी विकल्प बी है। ये पॉइंट्स परीक्षा में बार बार आते हैं। डीपीएसपी असल में एक आदर्श राज्य बनाने के सिर्फ निर्देश हैं। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भाग 4, मौलिक कर्तव्य। यहाँ एक सुनहरे तारे के ऊपर भारत का झंडा लगा हुआ है। झंडा मतलब हमारी ड्यूटीज? हाँ, ये रूस या उस समय के यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य शामिल किए गए। 10? लेकिन अभी तो ज्यादा है ना? हाँ, वर्तमान स्थिति यह है कि 86वें संशोधन 2002 से 11वां कर्तव्य, जो शिक्षा का कर्तव्य है, वो जुड़ा। तो अब कुल 11 हैं। तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ये डाउट मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। स्लाइड के अनुसार इन्हें 42वें संशोधन यानी 1976 में जोड़ा गया था। मतलब मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था, 0। पहले 10 जुड़े, फिर 11वां। ओह वाओ, ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। और क्विज भी यही पूछ रहा है, किस समिति की सिफारिश और वर्तमान में कुल कितने कर्तव्य हैं? ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत स्कोरिंग सवाल हैं। उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति, विकल्प बी, और कुल 11 कर्तव्य, विकल्प सी। तो नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी तय किए गए हैं। यही इस स्लाइड का कंक्लूजन है। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। कार्यपालिका तुलनात्मक ट्रिक प्लस 89 का मैजिक। वाओ, मैजिक ट्रिक। यहाँ विजुअल में एक मुकुट है जो आधा सुनहरा और आधा चांदी का है और उसके ऊपर प्लस 89 लिखा है। आधा सुनहरा और आधा चांदी, मतलब केंद्र और राज्य। बिल्कुल सही। देखो, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। इसमें 101 जोड़ने वाली भी एक ट्रिक होती है, जिससे राज्यपाल का अनुच्छेद 153 मिलता है। लेकिन बाकी चीजों में प्लस 89 काम आता है। जैसे क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। इसमें 89 यानी 89 जोड़ने पर राज्यपाल का अनुच्छेद 161 आ जाता है। अरे वाह,
महाभियोग का अनुच्छेद 61 है, जो संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। और एक अपवाद भी है, राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ में क्षमादान नहीं दे सकता। एक मिनट, मुझे डाउट है, ये +89 का मैजिक काम कैसे कर रहा है? देखो, राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेदों में सीधे 89 जोड़ने पर आपको राज्यपाल का समान अनुच्छेद मिल जाता है। जैसे 72, जो राष्ट्रपति का क्षमादान है, प्लस 89 बराबर 161, जो राज्यपाल का क्षमादान है। ये तो कैलकुलेटर वाली ट्रिक हो गई। और क्विज में है महाभियोग किस सदन से और क्षमादान का अपवाद। ये पॉइंट एग्जाम के लिए पक्का इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, विकल्प सी, और अपवाद मृत्युदंड है, विकल्प बी। ये ट्रिक्स एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाएंगी। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका को एक साथ याद रखने की ये बेस्ट ट्रिक है। मजा आ गया ये ट्रिक देखकर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मंत्रिपरिषद और विधि अधिकारी। यहाँ एक चमड़े का ब्रीफकेस है जिस पर भारत सरकार का चिन्ह छपा है। तो अब मंत्रियों की बात होगी। हाँ, यहाँ भी वही +89 ट्रिक चलेगी। मंत्रिपरिषद केंद्र में पीएम के लिए अनुच्छेद 74 है, इसमें 89 जोड़ा तो राज्य में सीएम के लिए अनुच्छेद 163 मिल गया। ओके। नियुक्ति की बात करें तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 में होती है। 89 जोड़ा तो अनुच्छेद 164 आया, जहां सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ग्रेट। और कानूनी अधिकारियों की बात करें तो केंद्र में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 के तहत, और राज्य का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 के तहत। मेरा डाउट यह है कि क्या +89 ट्रिक सच में मंत्रियों की नियुक्ति पर भी लागू होती है? बिल्कुल होती है। स्लाइड स्पष्ट दिखाती है कि अनुच्छेद 75 पीएम की नियुक्ति में 89 जोड़ो तो 164 आता है, जो सीएम की नियुक्ति है। एकदम परफेक्ट मैथ्स। वाओ। और क्विज भी देख लेते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी और सीएम की नियुक्ति का अनुच्छेद, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम कंफर्म। सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी है, विकल्प बी, और सीएम की नियुक्ति 164, विकल्प सी। सरकार चलाने वाले चेहरों और कानूनी सलाहकारों के आर्टिकल्स +89 ट्रिक से बहुत आसान हो गए। सच में रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भाग 5, संघ की विधायिका यानी संसद। यहाँ एक खुली हुई किताब के ऊपर भारत के संसद भवन का मॉडल रखा है। संसद मतलब नियम कानून? हाँ, इसके गठन के लिए एक बहुत फेमस ट्रिक है सरला। स से संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। सरला, ये तो बहुत कैची है। फिर है अनुच्छेद 108, जब गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाना। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक, जो केवल लोकसभा में पेश होता है। सिर्फ लोकसभा में, राइट? और अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान रहे, संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अध्यादेश की शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 है। इसके अंक पलट दो तो 213 बन जाता है, जो राज्यपाल की शक्ति है। एक डाउट है मुझे, क्या ये सच है कि बजट शब्द संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल सच है। स्लाइड साफ बताती है कि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसे अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ओह, ये तो शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया था। और क्विज में है धन विधेयक कहाँ पेश होता है और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम। धन विधेयक लोकसभा में, विकल्प बी, और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, विकल्प सी। ये एसएससी के सदाबहार प्रश्न हैं। संसद की प्रक्रियाएं इन्हीं मुख्य अनुच्छेदों के इर्द गिर्द घूमती हैं। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट। कोर्ट्स की बारी। यहाँ नीले रंग के बैकग्राउंड पर एक जज का हथौड़ा रखा हुआ है। स्थापना की ट्रिक यहाँ भी काम आती है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 है। अंक पलट दो तो 214 बनता है, जो हाई कोर्ट की स्थापना है। 1 2 4 और 2 1 4। बढ़िया है। अब रिट अधिकारिता देखो। हाई कोर्ट की अनुच्छेद 226 की रिट शक्ति सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है, क्योंकि ये विधिक अधिकारों के लिए भी है। अच्छा। फिर कैग, सीएजी, जो पब्लिक पर्स का गार्डियन है, उसका अनुच्छेद 148 है। अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की बात करता है, जैसे गुवाहाटी। मेरा एक डाउट है,
हाई कोर्ट की रिट शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है ना? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ओह वाओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और क्विज में है अभिलेख न्यायालय का अनुच्छेद और हाई कोर्ट की रिट शक्ति। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, न्यायपालिका के चैप्टर से ये सबसे जरूरी पॉइंट है। अभिलेख न्यायालय 129 विकल्प बी और हाई कोर्ट की रिट शक्ति 226 विकल्प डी। न्यायपालिका की संरचना ये अंक पलटने की ट्रिक से बहुत आसानी से याद होती है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भाग 9 और 9A स्थानीय स्वशासन। यहां विजुअल में एक सुनहरा पेड़ है जिसकी जड़ें एक मतपेटी यानी बैलेट बॉक्स से जुड़ी हुई हैं। जड़ें मतलब जमीनी स्तर का चुनाव। एकदम सही। भाग 9 में ग्राम पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। इन्हें 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और इसमें महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। फिर भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। इन्हें 74वें संशोधन 1992 द्वारा लाया गया। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष है और रिक्ति पर 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य हैं। मेरा डाउट इसी पर है। अगर कोई पंचायत अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो जाए तो चुनाव के लिए कितना समय मिलता है? स्लाइड के अनुसार ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना बिल्कुल अनिवार्य है। अच्छा, 6 महीने। अब क्विज कह रहा है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला और महिलाओं का आरक्षण कितना है? ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है एग्जाम्स में। दर्जा मिला 73वें संशोधन से विकल्प सी और आरक्षण 1/3 है विकल्प बी। लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई यही स्थानीय स्वशासन है। सही कहा। चलो अब अगले स्लाइड देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध एवं वित्त। यहाँ एक बड़ी सी गोल बैंक की तिजोरी दिखाई गई है। तिजोरी मतलब पैसा और टैक्स। हाँ, सबसे पहले अनुच्छेद 246A जीएसटी। इस पर संसद और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। दोनों को, राइट। फिर अनुच्छेद 266 और 267 में क्रमशः संचित निधि और आकस्मिक निधि आते हैं। ओके। अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन करता है जो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। और अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार है जो अब केवल एक कानूनी अधिकार है। डाउट ये है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? देखो, इसे हटा दिया गया था ताकि विकास के कामों में जमीन अधिग्रहण में दिक्कत ना आए। स्लाइड स्पष्ट करती है कि अब यह अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक विधिक व कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। समझ गई। और क्विज में है वित्त आयोग का अनुच्छेद और संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ये 100% एग्जाम रेडी फैक्ट्स हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है विकल्प सी और संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है विकल्प बी। देश का खजाना और कर प्रणाली यानी जीएसटी इन्हीं अनुच्छेदों से चलती है। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। लोक सेवाएं एवं निर्वाचन आयोग। यहाँ नीले रंग की मतपेटी के साथ एक ढाल रखी है जिस पर IAS और IPS लिखा है। चुनाव और अधिकारी दोनों एक साथ? हाँ, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे IAS, IPS, IFS। एक खास बात, नई सेवा का सृजन केवल राज्यसभा कर सकती है। ओह, केवल राज्यसभा? बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी UPSC और SPSC हैं। अच्छा। चुनावों की बात करें तो अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है। वोट देने की आयु 18 वर्ष। और अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर पूर्ण रोक लगाता है। मेरा डाउट उस राज्यसभा वाले पॉइंट पर है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार लोकसभा को क्यों नहीं है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है
और ये अधिकारी राज्यों में ही तैनात होते हैं। वाओ, ये तो बहुत लॉजिकल है। और क्विज में पूछा है नई अखिल भारतीय सेवा कौन बनाता है और निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम। नई सेवा राज्यसभा विकल्प सी और निर्वाचन आयोग 324 विकल्प सी। हाँ, देश चलाने वाले अधिकारी और उन्हें चुनने वाली प्रक्रिया इन्हीं भागों में है। सही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। यहाँ खतरे का लाल रंग का सायरन अलर्ट स्थिति में चमक रहा है। इमरजेंसी। हाँ। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अब तक 3 बार लागू हुआ है। इसके लगते ही अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित होता है। सबसे पहले अनुच्छेद 19। हाँ। फिर अनुच्छेद 359 है, जो कहता है कि आपातकाल में राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। अच्छा। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ये पहली बार पंजाब में लगा था। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। हाँ, मेरा एक डाउट है, क्या आपातकाल में हमारे जीवन जीने का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 भी छिन जाता है? नहीं, स्लाइड में स्पष्ट है कि अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ही अन्य अधिकार निलंबित होते हैं। मतलब 20 और 21 हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हाँ, ये सुनकर काफी राहत मिली। और क्विज में है निलंबित न होने वाले अनुच्छेद कौन से हैं और वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये बेहद जरूरी पॉइंट्स हैं। निलंबित न होने वाले अनुच्छेद 20 और 21 हैं, विकल्प सी। और वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा, विकल्प डी। संकट के समय देश की व्यवस्था कैसे चलती है, ये भाग 18 तय करता है। बहुत क्लियर हो गया। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। भाग 20 संविधान संशोधन एवं विविध। फाइनली आखिरी स्लाइड। यहाँ विजुअल में एक सुनहरा पेन हवा में कागज पर लिख रहा है या हस्ताक्षर कर रहा है। मतलब संविधान में कुछ नया लिखना। एकदम। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ओके। लेकिन इसकी एक सीमा है। संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद अनुच्छेद 370 आता है, जो पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से था, जिसे 2019 में निरस्त कर दिया गया। हाँ, ये तो सबको याद ही होगा। और अंत में अनुच्छेद 371 ए, बी और सी के लिए एक विशेष राज्य प्रावधान। ट्रिक है नाम NAAM, A फॉर नागालैंड, B फॉर असम और C फॉर मणिपुर। मेरा डाउट इस ट्रिक पर ही है। ये नाम वाली ट्रिक कैसे याद रखनी है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बहुत आसान है। N से नागालैंड जो 371 ए में है, A से असम जो 371 B है और M से मणिपुर जो 371 C है। ओ, NAM, नागालैंड, असम, मणिपुर। बढ़िया है। और क्विज है संविधान संशोधन किस देश से लिया और 371 ए किस राज्य का है। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ये ट्रिक्स एग्जाम में सीधे नंबर पक्के करने वाली हैं। संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया, विकल्प डी, और 71 ए नागालैंड का है, विकल्प बी। हमारा संविधान समय के साथ बदलने की ताकत इसी अनुच्छेद 368 से प्राप्त करता है। सच में आज का ये डीप डाइव बहुत ही शानदार रहा। बिल्कुल। हमने आज देखा कि कैसे +89 का मैजिक, नाम ट्रिक और सरला जैसी ट्रिक्स ने मुश्किल अनुच्छेदों को कितना आसान बना दिया है। हाँ, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस लॉजिक समझो और एग्जाम क्लियर करो। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। हमने भी पढ़ा कि संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को हमारी संसद भी नहीं बदल सकती। राइट। तो क्या कोई सोच सकता है कि अगर ये सीमा ना होती तो आज हमारे देश का लोकतंत्र कैसा होता? अगर किसी भी सरकार को संविधान पूरी तरह से बदलने की खुली छूट मिल जाती तो क्या हम आज एक सुरक्षित लोकतंत्र में रह रहे होते? ये तो सच में बहुत गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। सब लोग इस पे जरूर सोचें। तो इसी के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।